आईबीएस में सबसे पहले फूड के रिदम को फिक्स करना है, फिर आता है फूड का रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं आईबीएस में, वो डायरेक्टली फूड को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मिल्क को हटा देते हैं, ग्लूटेन हटा देते हैं, दाल हटा देते हैं। आईबीएस पेशेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? वो सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। आईबीएस इज अ पैटर्न। अगर मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊं, अगर आप आईबीएस को गलत समझोगे तो आप या तो अननेसेसरी टेस्ट करवाते रहोगे, या रैंडम सप्लीमेंट्स ट्राई करते रहोगे, या फिर फूड से डरना स्टार्ट कर दोगे, या फिर बार बार एंटीबायोटिक्स लेते रहोगे, जिसकी वजह से और डैमेज क्रिएट होगा। आईबीएस सिर्फ गट का प्रॉब्लम नहीं होता। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने अपने हजारों पेशेंट से सुने हैं कि मेरी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, फिर सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं? इसका सिंपल आंसर ये है, फूड पॉइजनिंग के बाद आईबीएस स्टार्ट हुआ। ये भी कोइंसिडेंस नहीं है, और इस टर्म को कहा जाता है पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, स्टूल टेस्ट भी नॉर्मल है, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको ब्लोटिंग, गैस, क्रैम्प्स, अर्जेंसी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन या फिर पेट में टाइटनेस फील होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम फेक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ स्ट्रेस है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। नॉर्मल रिपोर्ट्स का मतलब नॉर्मल गट। रिपोर्ट्स मोस्टली स्ट्रक्चर चेक करती हैं, लेकिन आईबीएस में प्रॉब्लम अक्सर स्ट्रक्चर की होती ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है गट का फंक्शन, सेंसिटिविटी, मोटिलिटी, माइक्रोबायोम और गट और ब्रेन का कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला, आईबीएस एक्चुअली होता क्या है? दूसरा, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी सिम्टम्स रियल कैसे हो सकते हैं? तीसरा आता है कि आईबीएस में गट के अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है, और चौथा है कि कौन से सिम्टम्स आईबीएस नहीं है, जहां पे सीरियस इवैल्यूएशन कराना जरूरी है। और फिफ्थ एंड में हम आपको एग्जैक्ट प्रैक्टिकल टेक अवे भी देंगे। फूड रिदम, फूड स्ट्रैटेजी, स्ट्रेस गट ट्रेनिंग और सिम्टम्स मैपिंग का सिंपल फ्रेमवर्क। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप आईबीएस को गलत समझोगे तो आप या तो अननेसेसरी टेस्ट करवाते रहोगे, या रैंडम सप्लीमेंट्स ट्राई करते रहोगे, या फिर फूड से डरना स्टार्ट कर दोगे, या फिर बार बार एंटीबायोटिक्स लेते रहोगे, जिसकी वजह से और डैमेज क्रिएट होगा। मैं हूं डॉक्टर आर्यम और मैं एमबीबीएस हूं, एमडी माइक्रोबायोलॉजी रेजिडेंट हूं, और मैंने गट हेल्थ और माइक्रोबायोम में स्टैनफोर्ड से एडवांस ट्रेनिंग भी की है। इसके साथ साथ मैंने बीएससी साइकोलॉजी भी किया है। और आईबीएस जैसे कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईबीएस सिर्फ गट का प्रॉब्लम नहीं होता। आईबीएस गट और ब्रेन एक्सिस का भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि गट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, माइक्रोबायोम और इम्यूनिटी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इसी कनेक्शन को समझे बिना आईबीएस को प्रॉपरली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखो, आईबीएस फेक तो नहीं है, लेकिन आईबीएस का लेबल भी कैजुअली मत लगाओ। सबसे पहले समझो कि आईबीएस स्टैंड्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये नाम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि आईबीएस सिर्फ इरिटेटेड इंटेस्टाइन नहीं है। आज के साइंस के हिसाब से आईबीएस को बोला जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरैक्शन। मतलब गट और ब्रेन के बीच का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया है। गट का मूवमेंट भी चेंज हो सकता है, गट की सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है, गट के बैक्टीरिया कुछ फूड्स को डिफरेंटली फर्मेंट करने लगते हैं, और ब्रेन गट के सिग्नल्स को एग्जैजरेट करके पेन, अर्जेंसी, टाइटनेस या डिस्कम्फर्ट के फॉर्म में फील करा सकता है। तो आईबीएस इमेजिनरी नहीं है, ये चीज कहीं आप लिख लो। आईबीएस एक रियल बायोलॉजिकल कंडीशन है। लेकिन एक वार्निंग भी समझो, हर गैस आईबीएस नहीं है, हर ब्लोटिंग आईबीएस नहीं है, हर कॉन्स्टिपेशन आईबीएस नहीं है, हर लूज मोशन भी आईबीएस नहीं है। क्योंकि आईबीएस एक पैटर्न है, जिसमें यूजुअली एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, स्टूल पैटर्न चेंज होता है, और सिम्टम्स बावल मूवमेंट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि स्टूल के बाद पेन बेटर या वर्स होना, कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लोटिंग होना, लूज मोशन के साथ अर्जेंसी आना, या फिर इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। कुछ लोगों में मिक्स्ड स्टूल पैटर्न भी होता है, कभी हार्ड स्टूल होता है, कभी लूज स्टूल होता है। इसी बेसिस पर आईबीएस के टाइप्स डिसाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आईबीएस-सी, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट। फिर आता है आईबीएस-डी, डायरिया प्रीडोमिनेंट, आईबीएस-एम, मिक्स्ड पैटर्न, आईबीएस-यू, अनक्लासिफाइड पैटर्न। यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईबीएस एक डस्टबिन डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि आपके रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आए तो सीधा बोल दिया कि आईबीएस है। ये भी गलत अप्रोच है। आईबीएस डायग्नोस करने से पहले रेड फ्लैग्स और इंपॉर्टेंट कंडीशन रूल आउट करना जरूरी होता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने अपने हजारों पेशेंट से सुने हैं कि मेरी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, फिर सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं? इसका सिंपल आंसर ये है कि रिपोर्ट्स मोस्टली स्ट्रक्चरल डिजीज पकड़ती हैं, जैसे अल्सर हो गया, ब्लीडिंग हो गया, इन्फेक्शन, ट्यूमर, सीवियर इन्फ्लेमेशन,
लीवर इशू अगर कोई है, गॉल स्टोन है, किडनी स्टोन है, आईबीडी है जिसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, सीलियाक क्ल्यूज हो गए, या फिर एनीमिया हो गया, या फिर थायराइड डिसऑर्डर हो गया। लेकिन आईबीएस में गट की जो वॉल होती है ना, वो यूजुअली टूटी नहीं होती है, गट में अल्सर नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है, सीवियर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। इसीलिए तो कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आती है, एंडोस्कोपी नॉर्मल आती है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आता है। एक एग्जांपल से समझो, अगर फोन का स्क्रीन नॉर्मल है, बैटरी नॉर्मल है, कैमरा नॉर्मल है, मतलब आपके फोन का पूरा हार्डवेयर नॉर्मल है, लेकिन फोन हैंग कर रहा है, उसके जो एप्लीकेशंस है वो क्रैश कर रहे हैं, उसमें हीटिंग हो रही है, फोन बार बार गर्म होता जा रहा है, बट ऊपर से सब नॉर्मल दिख रहा है, तो क्या अब इस प्रॉब्लम को आप फेक बोलोगे? प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर या प्रोसेसिंग में है ना। एग्जैक्टली आईबीएस में भी गट का हार्डवेयर नॉर्मल हो सकता है, बट सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से गट के नर्व्स ओवर एक्टिव हो सकते हैं, गट की मूवमेंट फास्ट या स्लो हो सकती है, गट ब्रेन कम्युनिकेशन हाइपर रेस्पॉन्सिव हो सकता है, फूड फर्मेंटेशन के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं, माइक्रोबायोम के पैटर्न अल्टर्ड हो सकते हैं, और स्ट्रेस जो है वो गट की सेंसिटिविटी को और एम्पलीफाई कर सकता है। इस वजह से मैं कहता हूं कि करेक्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन मेरा गट सिग्नलिंग सिस्टम नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा है। ये आईबीएस का कोर कंसेप्ट है। अब आईबीएस का फर्स्ट मेजर मैकेनिज्म क्या है? विसेरल हाइपर सेंसिटिविटी। विसेरल का मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी का बढ़ जाना। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो आईबीएस में गट के नर्व्स ओवर अलर्ट हो जाते हैं। नॉर्मल पर्सन के इंटेस्टिन में थोड़ी सी गैस जब बनती है तो उसको कुछ खास फील नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है यहाँ गट में। बट आईबीएस पेशेंट में सेम अमाउंट ऑफ गैस सीवियर ब्लोटिंग, प्रेशर, क्रैम्प्स या टाइटनेस जैसा फील करवा देता है। यही रीजन है कि कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा पेट विजिबली इतना फूलता नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा टाइट फील होता है। अब यहाँ पे ये क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लोटिंग और डिस्टेंशन सेम चीज नहीं होती। डिस्टेंशन मतलब होता है कि पेट एक्चुअली विजिबली एक्सपैंड कर रहा है, मतलब पेट फूला हुआ नजर आ रहा है, और ब्लोटिंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, या फिर अंदर से प्रेशर या टाइटनेस, या फिर ऐसा लगता है कि गैस कहीं पे ट्रैप कर रही है, कहीं पे फंसी हुई है। आईबीएस में ब्लोटिंग सेंसेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इवन इफ एक्चुअल गैस ज्यादा ना हो तो भी। अब इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि गट के नर्व्स हाइपर सेंसिटिव हो चुके हैं। गट के अंदर थोड़ा स्ट्रेच भी होता है तो नर्व्स ब्रेन को बहुत स्ट्रांग सिग्नल भेजते हैं, और ब्रेन उस सिग्नल को पेन, डिस्कम्फर्ट, अर्जेंसी या प्रेशर के फॉर्म में इंटरप्रेट करता है। मेरा यकीन करो ये फेक नहीं होता। पेन हमेशा ब्रेन प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन इमेजिनरी है, इसका मतलब ये है कि पेन प्रोसेसिंग सिस्टम सेंसिटाइज्ड हो गया है। इसलिए आईबीएस में ये लाइन हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम सिर्फ गैस की क्वांटिटी नहीं होती, प्रॉब्लम गट की सेंसिटिविटी भी होती है। अब लोगों को खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ये कमजोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है, ये एग्जैजरेटेड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो सकता है। सेकंड मैकेनिज्म है गट मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब इंटेस्टिन की मूवमेंट। इंटेस्टिन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड या फीकल मैटर आगे की तरफ पुश होता है। आपका गट एक सिंपल पाइप नहीं है, ये एक मस्कुलर, नर्वस, हार्मोनल ऑर्गन है। इसका काम है फूड को मिक्स करना, उसको पुश करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, स्टूल बनाता है और बाउल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। आईबीएस-डी में गट मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और जब कोलन फास्ट मूव करेगा तो स्टूल में से वाटर एब्जॉर्ब करने का टाइम ही कम मिलेगा उसको। इसका रिजल्ट होगा लूज स्टूल, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंट टॉयलेट, मॉर्निंग रश। इनफैक्ट कुछ लोगों को फूड के बाद बाथरूम भागना पड़ता है। इसमें रिफ्लक्स इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिफ्लक्स? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। जब आपका फूड आपके कोलन में जाता है ना, तो लेट्स से ये आपकी कोलन ऐसे है, अगर यहाँ पे फूड गया तो ये इस पार्ट को स्ट्रेच करेगा। तो जब ये इसको स्ट्रेच करेगा ना, तो यहाँ से आपके इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजल को सिग्नल मिलेगा कि मूवमेंट को स्टार्ट करना है। देखो आपके हार्ट के अंदर ना पेस मेकर होते हैं, ऐसे नोड। उसी तरीके से आपके इंटेस्टिन के अंदर भी पेस मेकर होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाते रहते हैं, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजल कहते हैं। तो नॉर्मल पर्सन में ये जेंटल अर्ज क्रिएट करता है, लेकिन आईबीएस-डी वाले पेशेंट में ये ही रिफ्लक्स एग्जैजरेटेड हो जाता है। इसीलिए पेशेंट बोलते हैं कि जैसे ही मैं चाय पीता हूँ मुझे टॉयलेट आ जाता है, ब्रेकफास्ट के बाद फौरन अर्जेंसी आ जाती है, रेस्टोरेंट में खाना खाते ही वॉशरूम का डर लगा रहता है, मुझे वॉशरूम ढूंढना पड़ता है कि पहले मैं वॉशरूम देख लूं कहाँ पे है फिर खाना स्टार्ट करूं। ये एंजाइटी नहीं है, ये एग्जैजरेटेड गट रिफ्लक्स भी हो सकता है। ये तो रही डायरिया की बात, लेकिन आईबीएस-सी में इसका अपोजिट पैटर्न रहता है।
जहां पे आपका गट स्लो चलता है, मतलब जो नॉर्मली ऐसे चलना चाहिए था ये बिल्कुल स्लो चलने लगता है। तो स्टूल क्या होता है, जब ये स्लो चलेगा तो यहाँ पे जो मटेरियल है ना वो कोलन में ज्यादा देर तक रुका रहेगा। जितनी ज्यादा देर तक ये रुका रहेगा उतनी ज्यादा देर तक कोलन के जो सेल्स हैं इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा आपका स्टूल हार्ड होगा, ड्राई होगा, पैलेट लाइक हो जाएगा। अब जब स्टूल हार्ड, ड्राई, पैलेट लाइक होगा तो क्या करेंगे आप स्ट्रेन करेंगे। आप जब स्ट्रेन करेंगे जोर लगाएंगे और उसके साथ साथ कभी कभी इंसान को इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज रुकी हुई है, बहुत स्लो मूव कर रही है, तो ब्लोटिंग बिल्डअप होती रहती है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन का एक और एंगल मैं आपको यहीं पे बता दूं, पेल्विक फ्लोर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सारे कॉन्स्टिपेशन को सिर्फ IBS-C मत समझना। कभी कभी पेल्विक फ्लोर कोऑर्डिनेशन भी कल्प्रेट होता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि स्टूल बिल्कुल रेडी होता है, प्रेशर भी होता है, बट जो आउटलेट मसल है ना वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करती। इसको आप ऐसे समझो कि ये आपका लेट्स से रेक्टम है। जब रेक्टम पुश करता है तो स्टूल बाहर निकलता है। जब स्टूल बाहर निकलता है तो जब स्टूल बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो आपका एनल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स करता है। अब ये कोऑर्डिनेशन अगर खराब हो जाए तो क्या होगा, रेक्टम पुश करे और एनल स्फिंक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो ये लाख पुश कर ले, स्टूल बाहर नहीं आएगा, लेकिन स्टूल सॉफ्ट होगा। इसलिए ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि प्रेशर आता है लेकिन स्टूल नहीं निकलता। ऐसे केसेस में अगर आप ब्लाइंडली फाइबर बढ़ाने लगे तो इस प्रॉब्लम को और ज्यादा आप वर्सन कर देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की है, फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन की नहीं है। इसलिए IBS-C का मतलब सिर्फ फाइबर डिफिशियंसी नहीं होता और IBS-D का मतलब सिर्फ इन्फेक्शन नहीं होता। मैकेनिज्म समझना जरूरी है। अब थोड़ी सी बात स्ट्रेस की कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस IBS का कॉज नहीं होता हर केस में, लेकिन स्ट्रेस जो होता है वो सिम्टम्स का वॉल्यूम जरूर बढ़ा देता है। तो इसके वजह से हम एक कंसेप्ट पे आते हैं, गट ब्रेन एक्सेस। यही IBS का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। जब डॉक्टर आपको बोलता है कि गट ब्रेन एक्सेस, तो अब पेशेंट यहाँ पे क्या सोचता है कि डॉक्टर मुझे ये कह रहा है कि सब दिमाग का खेल है, आप ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा मत सोचा करो। ऐसा नहीं है, डॉक्टर ये नहीं कहना चाह रहा है। डॉक्टर ये कहना चाह रहा है कि जो आपका गट और आपका जो ब्रेन है, जिस नर्व के साथ वो कनेक्टेड है, लेट्स से क्रेनियल नर्व 10 की अगर मैं बात करूं, जिसको वेगस नर्व कहते हैं, उस एक्सिस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो वहां पे हमें अपने आप में लगने लगता है कि शायद मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं ओवरथिंक करता हूं या ज्यादा सोचता हूं। लेकिन यकीन करें मेरा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप नहीं चाहते हो ओवरथिंक करो, आप नहीं चाहते हो आपको एंग्जाइटी हो, आप नहीं चाहते हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो। हर चीज के पीछे एक मैकेनिज्म है। तो गट ब्रेन एक्सिस एक रियल बायोलॉजिकल नेटवर्क है। गट और ब्रेन कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं एक दूसरे से, जैसे मैंने बताया वेगस नर्व के थ्रू। नॉट ओनली वेगस नर्व, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू भी, इंटेरिक नर्वस सिस्टम के थ्रू भी बात करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के थ्रू भी बात करते हैं, इम्यून केमिकल्स के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं, सेरोटोनिन पाथवेज के थ्रू भी होते हैं, गट ब्रेन के मेटाबोलाइट्स के थ्रू भी होते हैं, बाइल एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका गट आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और ब्रेन आपके गट को सिग्नल भेजता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। स्ट्रेस के टाइम बॉडी सिंपैथेटिक मोड में चली जाती है, जिसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड, जहां पे एड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब CRH रिलेटेड पाथवे एक्टिवेट होते हैं। अब ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो आप गूगल कर लेना या कमेंट कर देना, मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जितना शॉर्ट में, जितना क्रिस्प हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इससे होगा क्या, इससे आपकी गट की मूवमेंट चेंज होने लगती है। IBS-D वाले पेशेंट में गट और फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अर्जेंसी और लूज स्टूल होता है। IBS-C वाले में गट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और हेवीनेस होती है। और इन दोनों ही कंडीशन में सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होती है। इसलिए स्ट्रेस के बाद सिम्टम्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी डिजीज फेक है, इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम गट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से गट ब्रेन एक्सिस ओवर रिएक्ट कर रहा है। और यही रीजन है IBS पेशेंट्स को सिम्टम फ्लेयर होते हैं। कब होते हैं? एग्जाम्स के टाइम, मीटिंग के टाइम, ट्रैवल कर रहे हैं तब फ्लेयर अप हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट के बाद हो जाएगा, पुअर स्लीप, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो भी फ्लेयर अप हो जाएगा, या जब वो किसी फूड को लेकर ऑलरेडी डरे हुए होते हैं, अगर वो फूड उनके सामने आ जाए या कहीं पार्टी फंक्शन में गए हैं तो भी फ्लेयर अप आ जाता है। फियर भी, जो ये डर है ना आपके अंदर, ये भी आपके गट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। और इसको आप खुद से रिलेट करो कि खाना खाने से पहले आप खुद ही सोचने लगते हो कि कहीं इस खाने से ब्लोटिंग तो नहीं होगी, इससे टॉयलेट तो नहीं जाना पड़ेगा, बाहर गया तो प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आपका ब्रेन गट को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, और जितना ज्यादा आप सेंसेशन स्कैन करते हो उतना सेंसेशन लाउड फील होने लगती है। सो IBS में साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हो सकता है, बट साइकोलॉजिकल का मतलब इमेजिनरी नहीं है। इट मीन्स कि नर्वस सिस्टम आपका इन्वॉल्व्ड है। अब कई बार लोगों को जब ब्लोटिंग होती है तो वो SIBO समझ लेते हैं,
क्लियर कट समझ लो कि हर ब्लोटिंग सीबो नहीं होती और हर आईबीएस माइक्रोबायोम प्रॉब्लम नहीं होता। अब थोड़ी सी बात माइक्रोबायोम की कर लेते हैं। गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आप फाइबर खाते हो वो फाइबर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यही बैक्टीरिया वहां पे उनको फर्मेंट करते हैं और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से उससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है और यही शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपके गट के बैरियर और आपके गट के नर्व से इंटरैक्ट भी करते हैं। आईबीएस में कुछ पेशेंट्स में माइक्रोबायोम अल्टर्ड हो सकता है, लेकिन मी बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे एक ऑनेस्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर माइक्रोबायोम को ओवर हाइप कर दिया गया है। हर आईबीएस पेशेंट का सेम डिसबायोसिस नहीं होता, इसलिए हर आईबीएस पेशेंट को प्रोबायोटिक की जरूरत भी नहीं होती। और मेरा यकीन करो कि हर स्टूल माइक्रोबायोम टेस्ट क्लिनिकली यूजफुल नहीं होता और हर ब्लोटिंग सीबो नहीं होती। माइक्रोबायोम आईबीएस का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा फर्मेंटेशन को समझ लो। कुछ कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में फुली एब्जॉर्ब नहीं होते, ये कोलन तक जाते हैं, वहां पे बैक्टीरिया उनको फर्मेंट करते हैं। अब जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो उस प्रोसेस में गैस बन सकती है और जो पानी है उस इंटेस्टाइन में, जो फीकल मैटर का जो पार्ट ऑफ वाटर भी है ना, तो वाटर इंटेस्टाइन में पुल हो सकता है, जिसकी वजह से सेंसिटिव गट में क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, अर्जेंसी ट्रिगर हो सकती है। अब ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं जो आपने कंज्यूम किया है। तो इन कार्बोहाइड्रेट को FODMAPs बोला जाता है, FODMAPs। FODMAPs के अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, व्हीट फ्रैक्टन्स हो गए, कुछ दालें हो गई, मिल्क हो गया क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होता है, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ये सारे सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे हिडन चीजें होती हैं जब आप पैकेज फूड खाते हो। इनफैक्ट यहाँ तक कि कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फूड्स अनहेल्दी हैं। बहुत सारे हाई FODMAP फूड्स एक्चुअली हेल्दी भी होते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि फूड खराब है या अच्छा है, प्रॉब्लम आपके टॉलरेंस, आपके डोज, कॉम्बिनेशन और टाइमिंग की है। एक अगर छोटा सा आप प्याज खाओ तो वो टॉलरेट हो सकता है, भले से ही वो हाई FODMAP है, लेकिन सेम दिन अगर आपने प्याज भी खा लिया, गार्लिक भी खा लिया, व्हीट भी ले लिया, मिल्क भी ले लिया, एप्पल भी ले ली, दाल भी ले लिया, तो सब एक साथ आ गया ना अब, और सारे ही हाई FODMAP है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, थ्रेशोल्ड जो होगा वो क्रॉस कर जाएगा। इसको बोलते हैं बकेट इफेक्ट, क्योंकि आपका ये जो गट है ना, ये एक बकेट की तरह है। एक ट्रिगर से बकेट फिल नहीं होता, लेकिन मल्टीपल ट्रिगर अगर एक ही दिन में ऐड कर दिए जाते हैं तो फिर सिम्टम्स ओवरफ्लो करने लगते हैं। सो आईबीएस मैनेजमेंट का सिंपल सा गोल है कि फूड के लिए डर नहीं क्रिएट करना है, गोल ये है कि पर्सनल टॉलरेंस को आइडेंटिफाई करना है। आपकी बॉडी क्या क्या टॉलरेट कर रही है, किस अमाउंट में कर रही है, वो है असल गोल। लेट्स से अगर कोई हेल्दी फूड है और वो टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो अब उस टॉलरेंस को बिल्ड कैसे करना है, ये भी इस गोल का एक पार्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फूड पॉइजनिंग के बाद आईबीएस स्टार्ट हुआ, ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। और इस टर्म को कहा जाता है पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस। कई सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर पहले डाइजेशन नॉर्मल था, एक बार फूड पॉइजनिंग हुई, उसके बाद सब कुछ खराब हो गया। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल रियल पैटर्न है। होता क्या है, गट इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन तो क्लियर हो जाता है एंटीबायोटिक लेके, ठीक है, स्टूल टेस्ट भी नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन गट का जो इम्यून सिस्टम है और जो गट के नर्व्स है ना, वो सेंसिटाइज रह गए अभी भी। और यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो मास्ट सेल है, MAST मास्ट सेल और इम्यून मेडिएटर्स गट नर्व के पास एक्टिव रह जाते हैं कई केसेस में, नॉट ऑल बट कई केसेस में। सो गट बैक्टीरिया का बैलेंस चेंज हो सकता है, गट बैरियर टेम्परेरी रिएक्टिव हो सकता है, जिसका रिजल्ट इन्फेक्शन खत्म हुआ बट सिम्टम्स अभी भी है। इसी को पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस कहा जाता है। यहाँ मिस्टेक क्या होती है, पेशेंट बार बार एंटीबायोटिक्स लेता रहता है, हर फ्लेयर को जितनी बार उसको फ्लेयर होता है वो इसको इन्फेक्शन समझ लेता है। लेकिन अगर एक्टिव इन्फेक्शन एविडेंस पे नहीं है, आपके कल्चर रिपोर्ट पे नहीं है, तो रिपीटेड एंटीबायोटिक्स गट को और ज्यादा अनस्टेबल कर देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम है बायोम को मारना, आपके माइक्रोबायोम को मारना, तो वो तो जाके अपना काम करेंगे, तो जिसकी वजह से और ज्यादा डिसबायोसिस क्रिएट होगा। सो आईबीएस में एंटीबायोटिक्स रैंडम नहीं, टारगेटेड होनी चाहिए। आईबीएस तो रियल है, लेकिन हर सिम्टम्स आईबीएस नहीं होता। इस वजह से कुछ रेड फ्लैग समझ लो आप। ये सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स हैं तो अपने आप को खुद से डायग्नोज मत कर लेना कि मुझे आईबीएस है। और सिम्टम्स क्या क्या, जैसे मान लो आपके स्टूल में ब्लड
टाइफाइड आता है, अनएक्सप्लेन्ड आपको वेट लॉस होता है, फीवर है, या फिर रात में डायरिया होता है जिसकी वजह से आपकी नींद खुल जाती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, बार बार आपको वॉमिटिंग होती है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग जिसको कहा जाता है, अगर आपकी एज 45 है या 50 है, उसके बाद आपको न्यू ऑनसेट सिम्टम्स होते हैं, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोलन कैंसर रहा है, आईबीडी रहा है, या सीलियाक डिजीज रहा है, या सीवियर प्रोग्रेसिव पेन रहा है, ऑयली फ्लोटिंग स्टूल विद वेट लॉस है, या फिर ब्लैक स्टूल जिसको मेलिना कहते हैं, या फिर आपके जो सिम्टम्स हैं वो हर दिन और ज्यादा वर्स होते जा रहे हैं, ये आईबीएस के टिपिकल सिम्टम्स हैं ही नहीं। इन केसेस में प्रॉपर इवैल्यूएशन बेहद जरूरी है और मेरा सजेशन मानो तो इन पर्सन डॉक्टर से जाके इस चीज के लिए दिखवाओ। आईबीएस कॉमन है लेकिन सीरियस डिजीज मिस करना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बैलेंस्ड अप्रोच क्या होना चाहिए आपका? ना तो एवरी सिम्टम्स को कैंसर समझो और ना ही हर सिम्टम्स को आईबीएस बोल के इग्नोर करो। अब अक्सर आईबीएस पेशेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं और ऊपर मैंने आपको जो अभी समझाया है एक पैटर्न है, आईबीएस इज अ पैटर्न। तो इसका अगर मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊं तो सबसे पहले अपने आईबीएस का मैप बनाओ, डायरी बनाओ या एक जर्नल, कुछ भी करो, एक पेपर लो, उस पे लिखो कि पेन है या नहीं है, पेन स्टूल के बाद बेटर होता है या वर्स होता है, स्टूल टाइप क्या है, मतलब ब्रिस्टॉल टाइप 1 to 7 अगर आप देखोगे तो आप गूगल कर लेना ब्रिस्टॉल स्टूल चार्ट, तो यहाँ पे ना टाइप 1 सीवियर कॉन्स्टिपेशन और टाइप 7 का मतलब होता है वाटरी स्टूल। तो आपका कौन सा टाइप है, या फिर लेट्स से वेरियस टाइप्स हैं, तो कौन से दिन कौन कौन से टाइप के हो रहे हैं और दिन में कितनी बार, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार स्टूल हो रहा है, स्टूल के साथ अर्जेंसी है या नहीं है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है या नहीं है, ब्लोटिंग विजिबल है या फिर सिर्फ आपको टाइटनेस फील हो रही है, सिम्टम्स मॉर्निंग में ज्यादा है या फिर इवनिंग में ज्यादा है, फूड के 30 मिनट के बाद सिम्टम्स आते हैं या फिर 4 से 8 घंटे के बाद आते हैं, क्योंकि इससे ट्रांजिट का अंदाजा लगता है कि सिम्टम्स हो सकता है कहां पे लोकलाइज्ड हो रहा हो। ये सारी चीजें ना पैटर्न समझाती हैं। हाँ, ये भी लिखना कि स्ट्रेस के बाद तो फ्लेयर अप नहीं होता। लेट्स से किसी दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई तब आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हो, या फिर लेट्स से फीमेल्स की बात करूं तो उनके पीरियड्स के अराउंड उनका फ्लेयर अप हो रहा हो। ये मैपिंग ट्रीटमेंट का डायरेक्शन बताती है। विदाउट मैपिंग आईबीएस अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ गेस कर रहे हो। अब करना क्या है? तो आईबीएस में सबसे पहले फूड के रिदम को फिक्स करना है, फिर आता है फूड का रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं आईबीएस में, वो डायरेक्टली फूड को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मिल्क को हटा देते हैं, ग्लूटेन हटा देते हैं, दाल हटा देते हैं, राइस हटा देते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते, वेजिटेबल नहीं खाते, और एंड में डाइट इतनी नैरो हो जाती है कि न्यूट्रिशन खराब हो जाता है, माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी लो हो जाती है और उनके अंदर फूड का डर डेवलप मतलब हाई होता जाता है। इसलिए पहला स्टेप फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फूड रिदम होना चाहिए। तो आपको क्या ट्राई करना है? मील टाइमिंग सबसे पहले अपनी रेगुलर करो, डेली सेम टाइम पे मील खाओ। बहुत लोग फास्टिंग के बाद हेवी मील ले लेते हैं, वो नहीं लेना है। अगर फास्टिंग है तो लाइट मील लेना है, हेवी मील नहीं लेना है। रात में ओवर ईटिंग नहीं करना है, बहुत फास्ट ईटिंग नहीं करनी है, बहुत आराम से चबा चबा के खाना है। एक्सेस में चाय या कॉफी रिड्यूस करना है अगर अर्जेंसी होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना है अगर ब्लोटिंग सीवियर है, या फिर हाई फैटी मील्स उसको ऑब्जर्व करो, स्पेशली आईबीएसडी में। इन सब के साथ अल्ट्रा प्रोसेस फूड भी अवॉइड करना है। अब मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन आईबीएस में बेसिक्स ही फाउंडेशन होते हैं। और एक चीज और समझ लो कि फाइबर जो होता है ना, वो आईबीएस में दवाई की तरह काम कर सकता है, लेकिन अगर गलत फाइबर लिया तो वो जहर जैसा हो जाएगा। आपको इतना ज्यादा वो सिम्टम्स दे देगा कि आप परेशान हो जाओगे और आपको फाइबर से डर पैदा हो जाएगा। फाइबर आईबीएस में हेल्पफुल होता है, लेकिन उसको ब्लाइंडली नहीं लेना है। उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? टाइप, डोज एंड स्पीड। टाइप गलत हुआ तो ब्लोटिंग होगी, डोज ज्यादा हुआ तो गैस होगी, स्पीड अगर फास्ट हुई तो क्रैम्प्स होंगे। तो आईबीएस में जनरली सॉल्युबल फाइबर बेटर टॉलरेटेड होते हैं। सॉल्युबल फाइबर एग्जांपल सीलियम यानी कि इसबगोल, ये यूजफुल होता है। आईबीएस-सी वाले केसेस में स्टूल फॉर्म और इवैक्यूएशन इंप्रूव करने में सीलियम काफी हेल्प करता है, और आईबीएस-डी में स्टूल कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि सॉल्युबल फाइबर वाटर होल्डिंग जेल बनाता है। दूसरी तरफ पीएचजीजी, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड गौरगम, ये एक जेंटल प्रीबायोटिक फाइबर कंसिडर किया जाता है, लेकिन स्टार्ट बहुत लो से करना है। सडनली हाई डोज से मत स्टार्ट करना। अगर गट ऑलरेडी सेंसिटिव है और आप एकदम से फाइबर बढ़ा दोगे तो फर्मेंटेशन बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, ब्लोटिंग बढ़ेगी, और आप खुद बोलोगे कि फाइबर मुझे सूट नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम फाइबर थी ही नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी थी। तो रूल बहुत सिंपल है, लो डोज से स्टार्ट करो, 5 से 7 दिन तक होल्ड करो सेम डोज को। ब्लोटिंग अगर मैनेजेबल है तो ग्रेजुअली डोज को इंक्रीज करो। सीलियम के साथ
पानी जरूर लेना। और अगर कॉन्स्टिपेशन पेल्विक फ्लोर जैसा लग रहा है, पेल्विक फ्लोर डिसिनर्जिया, वहां पे पेल्विक फ्लोर असेसमेंट की जरूरत है। वहां पे असेसमेंट इन पर्सन डॉक्टर के पास जाके करवाना। अब आता है लो फोडमैप डाइट, बहुत ज्यादा फेमस है आईबीएस के लिए, लेकिन ये डाइट परमानेंट डाइट नहीं है। ये एक इन्वेस्टिगेशन टूल की तरह मैं यूज करता हूं अपने पेशेंट्स में, क्योंकि लो फोडमैप डाइट आईबीएस में यूजफुल है, स्पेशली ब्लोटिंग, पेन, अर्जेंसी, आईबीएसडी पैटर्न में, लेकिन इसको परमानेंट डाइट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लो फोडमैप डाइट का करेक्ट मेथड होता है फेज 1 में शॉर्ट टर्म एलिमिनेशन, फेज 2 में सिस्टमेटिक रीइंट्रोडक्शन और फेज 3 में पर्सनलाइजेशन। यही मैं अपने पेशेंट्स को करवाता हूं और मैंने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं इन टर्म्स की। जो फूड उनको पहले टॉलरेट नहीं होता था, अब उनको होने लगा। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एलिमिनेशन करते हैं बट रीइंट्रोडक्शन कभी नहीं करते। फिर वो कभी भी अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, वीट हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, दाल हो गए, ये सब से पूरी जिंदगी इनको छोड़ने लगते हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी। गट हेल्थ के लिए डाइवर्सिटी जरूरी है। लो फोडमैप का गोल फूड फियर नहीं है, गोल है टॉलरेंस थ्रेशोल्ड समझना। आपको ये समझना है कि कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में किस कॉम्बिनेशन में सिम्टम्स देता है। गट ब्रेन एक्सिस को ट्रेन करना आईबीएस ट्रीटमेंट का ऑप्शनल पार्ट नहीं है, ये कोर पार्ट है। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप, ट्रैवल या फिर फियर से सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं तो गट ब्रेन ट्रेनिंग जरूरी है। और इसको सिंपली स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग रोज 5 मिनट सिर्फ करना है, स्पेशली खाना खाने से पहले। करना कैसे है? बहुत स्लोली इनहेल करना है और बहुत लॉन्ग एक्सहेल करना है। और यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो आपकी बेली जेंटली एक्सपैंड करेगी, आप बेली ब्रीदिंग करोगे, ठीक है, और आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड होंगे। ये जब आप इस पोस्चर में करोगे ना तो ये बॉडी को सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट से पैरासिम्पैथेटिक मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। सेकंड है मील के बाद 10 मिनट की वॉक, ये मोटिलिटी को सपोर्ट करेगा। और थर्ड आता है अपनी स्लीप को फिक्स करना, क्योंकि पुअर स्लीप पेन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। अगर आपकी रात की नींद खराब है तो अगले दिन आपका गट ज्यादा रिएक्टिव होगा। और फोर्थ आता है टॉयलेट का रिदम बनाओ, मतलब जब आप सुबह उठो तो ब्रेकफास्ट करो, जब ब्रेकफास्ट करोगे तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। आपको अर्ज आए या ना आए, आपको टॉयलेट अटेम्प्ट देना है। 5 से 10 मिनट जाके टॉयलेट में बैठना है और वापस आ जाना है। अगर टॉयलेट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये डेली प्रैक्टिस करना है। लेकिन यहाँ पे आप फोन लेके टॉयलेट में नहीं जाओगे, क्योंकि जब आप फोन लेके जाते हो तो आपको टाइम का अंदाजा ही नहीं होता है और आप 30 मिनट स्पेंड करके आते हो वहां पे, वो नहीं चाहिए। और फिफ्थ आता है गट डायरेक्टेड सीबीटी, हिप्नोथेरेपी या रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इसको अपनी बेइज्जती मत समझना, ये आईबीएस में साइंटिफिकली रेलेवेंट टूल है, बिकॉज ये पेन प्रोसेसिंग और गट ब्रेन सिग्नलिंग को ट्रेन करता है। अगेन, इसका मतलब डिजीज इमेजिनरी नहीं है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम ट्रेनेबल है और अगर राइट स्ट्रैटेजी के साथ उसको ट्रेन किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो टेक अवे क्या है? आईबीएस फेक नहीं है, आईबीएस गैस नहीं है, आईबीएस सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, आईबीएस एक डिसऑर्डर है गट ब्रेन इंटरैक्शन का। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकती हैं क्योंकि रिपोर्ट्स गट का स्ट्रक्चर चेक करती हैं, लेकिन आईबीएस में प्रॉब्लम स्ट्रक्चर से ज्यादा फंक्शन और सिग्नलिंग में होती है। गट नर्व्स आपके हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, गट मूवमेंट फास्ट या स्लो हो सकती है, आईबीएससी और आईबीएसडी पैटर्न उससे बनता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एग्जैजरेटेड हो सकते हैं और फूड फर्मेंटेशन सिम्टम ट्रिगर कर सकते हैं, माइक्रोबायोम इन्वॉल्व हो सकता है और स्ट्रेस सिम्टम्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकता है। इम्यून एक्टिवेशन पोस्ट इन्फेक्शन के बाद गट को और ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। तो सेंटेंस यही वाला याद रखना जाते जाते, टेक अवे मैसेज यही है कि नॉर्मल रिपोर्ट्स का मतलब फेक सिम्टम्स नहीं होता। नॉर्मल रिपोर्ट्स का मतलब बस इतना होता है कि डेंजरस स्ट्रक्चरल डिजीज लेस लाइकली है, लेकिन गट फंक्शन अभी भी डिस्टर्ब हो सकता है और सॉल्यूशन रैंडम नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। रेड फ्लैग्स को चेक करो, आईबीएस टाइप आइडेंटिफाई करो, सिम्टम्स को मैप बनाओ, फूड रिदम अपने फिक्स करो, सॉल्युबल फाइबर स्ट्रैटेजी यूज करो, लो फूड मैप सिर्फ स्ट्रक्चर वे में यूज करो और गट ब्रेन एक्सेस को ट्रेन करो और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के साथ टारगेटेड ट्रीटमेंट प्लान बनाओ। आईबीएस बिल्कुल मैनेजेबल है, लेकिन गेस मत करो। आईबीएस के लिए मैनेजेबल सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम के साथ उसको मैनेज करो। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आईबीएस को और डेप्थ में जाके अलग अलग एंगल से कि और क्या क्या किया जा सकता है आईबीएस को फिक्स करने के लिए। सीबो के बारे में बात करेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, बाइल एसिड डायरिया हो गया, कॉलिक डिजीज हो गया, इन सारों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग आईबीएस लेबल लेके घूम रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो अगर चाहो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो फॉर एविडेंस बेस्ड गट हेल्थ। डॉक्टर RM MD माइक्रोबायोलॉजी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।